नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने चैनल माई भारत स्टडी पर स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था 2-2 दिन साइंस को हम देंगे, जिसमें 2 दिन बायोलॉजी, 2 दिन फिजिक्स और 2 दिन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की रसायन विज्ञान की आज क्लास होगी, जिसमें पहली क्लास धातु और अयस्क से है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक। तो हमें पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और वहाँ जितना भी अधिक एक्सप्लेन हो सकता है हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगी। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। जिन लोगों ने परसों होमवर्क के कमेंट भी किए थे उनके भी नाम हमने स्क्रीन पे लाए हैं, तो आज लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक। चलते हैं आज की क्लास पर। आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों की हो सकती है। तो हमें ये बताना है इलेक्ट्रॉनिक समरूपण जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल में हमें बताना है कौन है। जैसे देख लेते हैं 8 और 2 मतलब कितना होता है 10। 10 किसका है? नियॉन का है। तो क्या मेटल है ये? बोलो नहीं है। अगला 2 8 8 8 2 10 10 18 18 किसका होता है? आर्गन का होता है। क्या यह मेटल है? नहीं है। अगला देखा जाए 2 8 7 तो कितना हो जाएगा 17 और 17 किसका होता है? क्लोरीन का। क्या यह मेटल है? नहीं है। ये तीनों मेटल नहीं है तो आपको पता हो गया होगा जो लास्ट बचा यही उत्तर होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा? 8 2 10 10 18 18 2 20, ठीक। ये क्या है? ये है कैल्शियम। ये है कैल्शियम। तो आपका आंसर क्या होगा? आपको पता चल गया होगा, कैल्शियम। अगला देखो क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा? पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील जो एक्टिव मेटल है वो सबसे ज़्यादा कौन है? ये है पोटेशियम। ये पोटेशियम ना होता और उसके बाद क्या ऑप्शन होता? सोडियम, जिसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होगा, उसके बाद फिर क्या होता? कैल्शियम, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा? आयरन, Fe जिसे लिखते हैं। समझ आ गई बात? यदि ऑप्शन पोटेशियम तो पोटेशियम होगा। पोटेशियम के बाद देखा जाए तो सोडियम, सोडियम के बाद होगा कैल्शियम और कैल्शियम के बाद होगा आयरन, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बोला जा रहा है निम्नलिखित धातु युग्मों में कौन से मेटल पेयर में किस एक में सबसे हल्की धातु सबसे हल्का मेटल है और सबसे भारी धातु है। हमें ये बताना है सबसे हल्की और सबसे भारी धातु का पेयर हमें बताना है किस ऑप्शन में है, ठीक। देखो लिथियम की बात की जाए तो लिथियम का परमाणु क्रमांक के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। पारा की बात की जाए तो पारा कितना होता है? मरकरी जिसे कहते हैं 80। ऑस्मियम की बात की जाए तो ऑस्मियम का कितना होता है? 76। हम अभी परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक। और बचा एल्युमिनियम की बात की जाए, ठीक। एल्युमिनियम बचाइए, एल्युमिनियम का कितना होता है? 13। अब देखा जाए सबसे हल्की बात की जाए तो सबसे हल्की तो भैया क्या होता है? लिथियम होती है सबसे हल्की। लिथियम कितना है? 3 है। इसके अलावा हमें परमाणु एटॉमिक मास की भी बात करनी होगी, परमाणु भार की बात करनी होगी। यदि हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु भार जो होता है 6.94 समथिंग होता है, ठीक। पारा की बात करें, पारा जो होगा वो होगा 200.59 एटॉमिक मास ये है। उसके अलावा ऑस्मियम की बात करें तो ऑस्मियम जो होगा 190.2 समथिंग होता है, ठीक। 23 मान लो। आगे यदि हम एल्युमिनियम के पास पहुँचे तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार होता है, वो 26.982 होता है। हमें ये सब चीज़ें याद रखनी होंगी और जैसे जैसे क्लास होगी आपको हूबहू याद होता रहेगा। बस साथ आपको रिवीजन करते रहना है और रिपीट करते रहना हमारे साथ में। बोला गया लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, पारा कितना है? 80 है, कहिए साथ साथ। ऑस्मियम का कितना है? 76 है और एल्युमिनियम का कितना है? 13 है। यदि एटॉमिक मास की बात करें तो 6.94, 200.59 और ऑस्मियम की बात करें तो 190.73 और एल्युमिनियम की बात करें तो 26.98, ठीक। इसी जगह पर हम घनत्व की बात कर लेते हैं, डेंसिटी की बात कर लेते हैं इनकी। तो डेंसिटी जो होगा एल्युमिनियम का होगा वो 0.5 समथिंग होता है। कितना होता है? 0.5 समथिंग। दूसरा पारा की बात करें तो पारा जो होता है 13.53 समथिंग होता है, ठीक। ऑस्मियम की बात करें तो ऑस्मियम का जो एटॉमिक डेंसिटी होती है वो 22.61 होता है। और यदि एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का होता है 2.70,
ठीक, अब देखा जा रहा है तो लिथियम सबसे हल्की मिली और ऑस्मियम सबसे भारी धातु मिली। ठीक, क्योंकि ऑस्मियम का सर्वाधिक घनत्व क्या है, सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है कहाँ, ये देखो, ये 22 है, ये कितना है 13 है। तो सबसे भारी कौन सी हो जाएगी, ऑस्मियम हो जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, लिथियम और ऑस्मियम। तो आपको कम से कम ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और अभी हम आगे क्वेश्चन यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिथियम और ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है। सर्वाधिक सॉलिड एलिमेंट की बात करना है हमें, हीरा, टंगस्टन, सीसा, लोहा। इन्होंने कुछ और नहीं बोला, तो सर्वाधिक कठोर की बात पूछी जाए तो सर्वाधिक कठोर क्या होगा, आपको सामने है आंसर, सबको पता होगा, हीरा। इसी जगह पर ये कहता कि प्राकृतिक वस्तु में सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है, प्राकृतिक वस्तुओं में, नेचुरल आर्टिकल में, नेचुरल में पूछता तो वहाँ पर भी आपका आंसर क्या होता, हीरा होता। और जो कुछ और पूछता वो आगे आपको क्वेश्चन ही मिल जाएगा, तो वहाँ हम समझ लेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, कुछ ना बोले, केवल इतना कहे कि सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी होगी, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा हीरा। और प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर क्या होगा, तब भी होगा हीरा ही। ठीक, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। बहुत कठोर का मतलब सॉलिड, तन्य का मतलब लचीला, मतलब फैलाया जा, तन्य पीटा जा सके जिसे ना। तो ये बात कही जाती है कार्बोरंडम, कास्ट आयरन, टंगस्टन या नाइक्रोम। इनमें से कौन सा होगा, बताओ। ठीक, तो देखो हम एक एक डिटेल से समझ लेते हैं। कार्बोरंडम जो होता है एल्युमिनियम का ओर होता है, कॉपी जरूर साथ में रखिए, कॉपी रखने से आपको बहुत फायदा होगा। ये एल्युमिनियम का अयस्क है कार्बोरंडम, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा, कार्बोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक, इसलिए यह कठोर तो है लेकिन तन्य नहीं है। एल्युमिनियम का ओर है तो एल्युमिनियम के कारण कठोर तो हो गया, लेकिन ये तन्य नहीं होगा। ठीक, आगे बात करते हैं कास्ट आयरन की। तो कास्ट आयरन जो है कठोर तो होता है लेकिन ये तन्य नहीं होता, कास्ट आयरन भी। टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु जो होता है सबसे अधिक होता, बिंदु अधिक होता है। टंगस्टन का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जो है अधिक है, धातु ये तन्य धातु है लेकिन कठोर नहीं है। टंगस्टन जो है तन्य है लेकिन कठोर नहीं। बात आती है नाइक्रोम के पास, नाइक्रोम जो है ये कठोर है और उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम हो जाएगा। आपको समझ में आ गया, ये कुछ पॉइंट जरूर याद रखिएगा। कार्बोरंडम किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है। सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है, बताओ। अब देखो यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया, कठोर की बात तो की नहीं, हीरा भी नहीं दिया भी नहीं गया, तो सबसे भारी कठोर प्राकृतिक तत्व कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम। ठीक, इसी जगह पर एक क्वेश्चन और बन सकता था, पूछता कौन कठोरतम, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता, कठोरतम धातु या मेटल कौन सा है, और आपको ऑप्शन दे देता सोना, एक ऑप्शन होता सोना, दूसरा ऑप्शन होता लोहा, तीसरा ऑप्शन होता प्लेटिनम और चौथा ऑप्शन होता टंगस्टन। तो क्या जवाब देते, कठोरतम धातु पीछे हीरा था वहाँ पर, लेकिन यहाँ हीरा नहीं है। अब कौन सा होगा कठोर, सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तब आपका आंसर होगा प्लेटिनम। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमें हीरा दिया नहीं। दूसरी बात, अधातु जो है, नॉन मेटल की बात की जाए, नॉन मेटल हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे कठोर होता है। ठीक, तो ये बात हमें याद रखनी है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु कौन सी है, बताइए। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी। तो क्या होगा सबसे भारी धातु, ठीक, अभी पीछे हमने देखा है, क्या होगा, यूरेनियम हो जाएगा। ठीक, सबसे भारी प्राकृतिक एलिमेंट पूछा जाए तब भी आपका आंसर क्या होगा, यूरेनियम होगा। और सबसे भारी धातु पूछा जाए तब भी आपका आंसर क्या होगा, यूरेनियम होगा। क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया जा रहा है भाषा को, आपको ये समझना होगा। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है। ठीक, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है, तो एड्रोहेडल फुलरीन, कैलिफोर्नियम 252, ट्रिटियम या रोडियम। ठीक, बताइए क्या होगा।
तो देखा जाए तो कैलिफोर्नियम ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो कैलिफोर्नियम 252 होगा, कैलिफोर्नियम 252 होगा। लेकिन यदि आप जो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार बात की जाए तो कैलिफोर्नियम 252 होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जाए कि मोती की रासायनिक संरचना, मोती की जो रासायनिक संरचना है वो कैसी है, कैल्शियम कार्बोनेट से, या फिर ऐसे समझ लो मोती किससे बनी होती है, ये ऐसे समझ लो। ठीक, तो मोती किससे बनी है, मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है। इसमें क्या है 85% कैल्शियम कार्बोनेट, 85% लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, 85% जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके अलावा 2 से 4% की बात की जाए तो जल होता है, वाटर होता है। और 0 से 1% की बात की जाए, 0 से 10% बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कांचियोलिन, कांचियोलिन हो जाता है, कांचियोलिन। ठीक, कांचियोलिन। तो ये हमारे पास पूरा डाटा मिल गया। तो आपको ये याद रखना है मोती का जो संरचनात्मक रूप है, या फिर आपसे पूछा जाए मोती किससे बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक, उसकी रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोती का मुख्य अयस्क कौन सा है, ओर पूछा गया है, मोती का प्रमुख ओर क्या है। ठीक, तो आपको याद रखने हैं एरोगनाइट और कांचियोलिन। हमने बताया भी कांचियोलिन कितना होता है, 0 से 10% के आसपास होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, आपके सामने ये है, मोती मुख्य रूप से बना होता है। अब बताइए मोती मुख्य रूप से बना होता है किससे बना होता है, तो अभी पीछे हम देख के आ रहे हैं किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। आपका आंसर हो गया। अगला है मणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, मणिक्य और नीलम बताइए। ठीक, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे जाने जाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे जाने जाते हैं। इनका क्रिस्टली रूप है, कोरंडम जो है प्राकृतिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड का ही रूप होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, मतलब हम सोडियम धातु को केरोसिन में रखते हैं। दूसरा है धातु सोडियम जो है वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। तो बोला गया कौन सा क्वेश्चन आपका, कौन सा कथन आपका सही होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है या पहला सही दूसरे का एक्सप्लेन है, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए सही है, आर गलत है। समझ लेते हैं। सोडियम जो है एक नरम चांदी के समान सफ़ेद धातु होती है। सोडियम जो है नरम एक चांदी के समान सफ़ेद धातु होती है। यह इतनी नरम होती है कि इसे एक सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है, सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है। ठीक, आपको समझ में आ रहा है बात हमारी। आगे बोला जाए, देखा जाए तो ये मिट्टी के तेल में रखे थे आपको, जैसा कि ऊपर मिली गया केरोसिन का मतलब मिट्टी के तेल में रखा था। हवा में खुले रख जाने पर यह ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है। ठीक, सोडियम धातु ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेती है। सोडियम धातु की जल से अधिक बंधता होती है, मतलब क्लोज रिलेशन होता है, बहुत पास आने की कोशिश करते हैं तथा जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऊष्मा हीट उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। ठीक, इसीलिए हमें इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। समझ आ गई बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। आजकल सड़क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने मिला है और इस बार भी देखने को मिलेगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, देखा होगा। इन लैंपों में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम, नियान, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम का। इसके साथ और क्या पॉइंट बन सकते हैं हमें देख लेना होगा कि हम जिस बात सोडियम की करते हैं तो हमने देखा सोडियम में जो प्रकाश होगा कैसा होगा, पीला होगा। ठीक, इसी जगह मरकरी लैंप भी आपसे पूछा जाता है। मरकरी लैंप की बात की जाए तो मरकरी लैंप में जो प्रकाश होता है वो श्वेत होता है और नीला हल्का सा टच होता है, श्वेत नीलाभ जिसे कहते हैं ना, नीला टच होता है। तो मेन जो होता है श्वेत होता है। इसी जगह पर आपने सुना होगा मरकरी लैंप हो गई, और इसी समय प्रदीप्त लैंप आपने सुना होगा, प्रदीप्त लैंप, प्रदीप्त। ठीक, प्रदीप्त लैंप सुना होगा। प्रदीप्त लैंप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, फ्लोरोसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक, फ्लोरोसेंट लैंप की बात की जाए, ये ऐसा एक रोशनी का मिक्सचर होता है जैसा कि लगता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के समान ही फ्लोरोसेंट लैंप में होती है प्रदीप्त लैंप। ठीक, राइटिंग समझ में आ रही होगी।
हम बोल भी रहे हैं साथ में, सोडियम में पीला प्रकाश, मरकरी लैम्प जो है श्वेत और नीलाभ होता है या हल्का सा नीला टच होता है, और प्रदीप्त या फ्लोरोसेंट लैम्प की बात की जाए सूर्य के प्रकाश जैसा ही होता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला जा रहा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम वाष्प जो है लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णीय पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, ये आंखों के लिए शीतल हैं, ये चमकदार रोशनी देते हैं। बताइए क्या होगा। इनका प्रकाश सबसे जो सुटेबल आंसर है, इनका प्रकाश एक वर्णीय और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ठीक, आपको समझ में आ रहा। बात करते हैं, साइड में लिखा हुआ है होमवर्क की बात करें। परसों हमने होमवर्क दिया था जिसमें हमने माइक्रोस्कोप की खोज के बारे में बात की थी, ठीक, जिसका जवाब विवेक वर्मा, आशुतोष और राधे कृष्णा इन्होंने दिया। बहुत हमें अच्छा लगा कि आप लोग जवाब देने लगे हैं। आप सब लोग ईमानदारी से मेहनत करें, पूरी लगन के साथ मेहनत करें, अपने को धोखे में ना रखें। यदि आपको समझ आता है, कहीं भी समझ आता है, जहाँ पर आपको समझ में मज़ा आता हो वहाँ पढ़िए, ठीक, लेकिन पढ़िए ज़रूर और ईमानदारी से मेहनत करिए। ठीक, तो इन्होंने जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी वीडियो देखें, यदि होमवर्क को दिया जाता है तो उसको होमवर्क के रूप में आप मानें और उसको ईमानदारी से जवाब दें। वीडियो को पूरा देखें, ऐसे ना करें कि कहीं चल रहे गाड़ी पर या पुलिया पे बैठे हुए बस चला लिए, वेट देख लिए। तो एक अच्छे तरीके से करें पढ़ाई, नोट्स लेके साथ बैठें, जहाँ पर कोई पॉइंट आपको लगे लिखें, कोई डाउट हो वो भी लिखें। कल हमने वीडियो में देखा कुछ वहाँ पर डाउट था तो लोगों ने देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। एक लोग बोले थे जिनका शायद राधे कृष्णा ही थे, ठीक, तो वह इनका डाउट भी क्लियर होगा। आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ पर डाउट ये था कि हमने वायलिन जो ऑप्शन था वहाँ पर हमने वायलिन लगाया, लेकिन बाद में जब हमने एक साथ दोनों को पियानो वायलिन को बताया तो वायलिन और पियानो और गिटार हमने शायद बोल दिया था। ठीक, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन टिक जो हमने लगाया था वायलिन पे ही लगाया था। तो ये आपकी कन्फ्यूजन यही रही होगी क्योंकि आपने केवल कन्फ्यूजन लिखा और ये क्वेश्चन नहीं लिखा। तो जो भी लिखें स्पष्ट लिखें, ठीक। तो हमने ये गलती की है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आपके लिए ये सही है और इसी को सही माने, ठीक। आगे है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन का जन्म जो हुआ 7 नवंबर 1888 को हुआ और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव को खोज की थी, ठीक, ना कि इनके जन्मदिन पर। इसी दिन इन्होंने आविष्कार किया था। डाउट क्लियर होगा, शायद इसी में रहा होगा। तो आप जो भी डाउट हो उसको उसी क्वेश्चन नंबर भी लिखें या फिर आपको कुछ हिंट भी वहाँ पर दें। तो चलते हैं, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आप सबका साथ मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिले तो तुरंत आपको समझ में आ जाए, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। तो पढ़ाई करते रहें, पूरी लगन के साथ करते रहें और अपने माता पिता का सपना ज़रूर पूरा करें, उनके लिए कुछ करें, ठीक। तो आज के लिए यहीं पर, जय हिंद, जय भारत।